हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 16 अगस्त 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। 8:30 से 10:30 वाला जो बेसिकली ये आपका एग्जाम हुआ है, इसका एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आपको पता चल जाएगी। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। गाइज, ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनरोल नहीं किए तो कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। आज और कल लास्ट है ये ऑफर का, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा ना, 17 अगस्त को ये ऑफर एंड हो जाएगा। तो इससे पहले अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। ओनली 99 रुपीज में मिल रही है पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसमें सारी कुछ चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी सभी की पीडीएफ भी इसी में डाल देंगे, तो इसी में डाली गई है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? 15 अगस्त को कूपन कोड यूज करना है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है गाइज? देखिए, जीके और साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, इन चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को। देखिए, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये अनिल रावत जी जो कि भोपाल से, इन्होंने 64 स्कोर किया है। आयुषी मिश्रा जी जो कि रीवा से हैं, और लकी वर्मा जी जो कि भोपाल से, इन्होंने 71 स्कोर किया है। तो इन तीनों ने आज हमें क्वेश्चंस भेजे हैं, काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस इन्होंने भेजे हैं। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से भेजिए। एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप हमें क्वेश्चन से रूबरू करवा दें क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस दे पाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा ऑथेंटिक और सटीक एनालिसिस मिले, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करेंगे ये चीजें, तो हम आगे से एनालिसिस आपको कैसे दे पाएंगे, यानी कि हमारे पास में क्वेश्चन ही नहीं आ पाएंगे, तो हम आपको क्या बताएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा इस चीज को। और जब भी एग्जाम हो, आप अपने क्वेश्चंस जरूर से एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद जरूर से हमें अपडेट करवा दीजिएगा, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा उसका नोटिफिकेशन। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अधिनियम ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया? सही जवाब रहेगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने। ये आपका पहला जो क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड पूछा गया है। क्लियर है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मोर्ले मिंटो सुधार या फिर मिंटो मोर्ले सुधार 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा विधान परिषदों के दायरे को बढ़ाने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों की मांगों को शांत करने और शासन के में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास में पारित ये बेसिकली किया गया था। इस अधिनियम को 25 मई 1909 को शाही स्वीकृति मिली थी, और भारतीय परिषद अधिनियम ने पहली बार गैर सदस्यीय सदस्यों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक सिद्धांत को मान्यता दी थी। हालांकि इसने एक अलग और भेदभावपूर्ण मतदाता का परिचय दिया। मतदाताओं का निर्णय वर्ग और समुदाय के आधार पर किया गया था। प्रांतीय परिषदों के लिए 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया था, अर्थात सामान्य, विशेष और वाणिज्य जो कि मंडल हुआ करता था। तो इस तरह से 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया था। हालांकि केंद्रीय परिषद के लिए 34 श्रेणी के मुसलमानों को जोड़ा गया था, और यहाँ पहली बार था कि विधायी निकायों में सीटें मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर आरक्षित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित बिरजू महाराज रिक्तस्थान नृत्य के प्रतिपादक हैं। सही जवाब रहेगा कथक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज, देखिए हमने लोक नृत्य वाला वीडियो आपको दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे सारे आपके कवर हो जाएंगे। हमने एक लोक नृत्य वाला, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य का स्पेशल टेस्ट वाला 100 क्वेश्चन वाला वीडियो डाल दिया है, तीनों वीडियोज। तो अगर ये तीनों वीडियो आपने देख लिया गाइस, तो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हर दिन आपके 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कथक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के लखनऊ या कालदा बिंदादीन घराने के एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और प्रतिपादक थे। क्लियर है? बिरजू महाराज को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1986 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 1986 में। कथक के प्रसिद्ध उस्ताद पंडित बिरजू महाराज को 17 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कब हुआ? 17 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कथक जो है, अगर अपन बात करें कथक नृत्य की, तो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है ये कथक, और यह शब्द कथा के से बना है, जिसका अर्थ होता है कहानी कहने की कला से। और कथक की जो उत्पत्ति हुई है उत्तर भारत में हुई है,
यह भारतनाट्यम नृत्य के समान माना जाता है। प्राचीन भारत में कथाकार होते थे जो संगीत, मूक अभिनय और नृत्य के माध्यम से धार्मिक और पौराणिक कथाओं का पाठ करते थे। 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में फैलने वाले वैष्णव पंथ और भक्ति आंदोलन के गीत और संगीत के नए रूपों की पूरी नई श्रृंखला का निर्माण किया। पंडित बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है और वहाँ जो है कत्थक के लखनऊ कालंदा बिंदादीन जो घराना है इससे ताल्लुक रखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महानदी कितने राज्यों से होकर बहती है? ये क्वेश्चन बना है। गाइज एक और चीज मैं बता दूं, नदियों वाला वीडियो हमने दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पूरी नदियां हमने कवर करवा दी है, भारत की महत्वपूर्ण नदियां, तो वहां से अगर वो वीडियो देख लिया तो एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हमने उसी वीडियो में कवर करवाया था। गाइज जिन लोगों ने नदियों वाला वीडियो देख लिया उनका सीधे सीधे 5 नंबर आज बढ़े हैं, उनके 5 नंबर आज बढ़े हैं, उसी वीडियो से आए हैं। विद प्रूफ आपको बताएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, आगे और काउंट करवाएंगे आपको। महानदी कितने राज्यों से होकर बहती है? महानदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। तो उस नदी वाले वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, एनालिसिस स्पेशल सीरीज करके आप चेकआउट कर सकते हैं। महानदी जो बैसिन है ये उत्तर दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। कहाँ पर? महानदी बैसिन उत्तर दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है और जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित गोंडवाना बैसिन के लंबवत है। गोंडवाना रॉक सिस्टम यहाँ पाया जाता है। और महानदी का जो उद्गम हुआ है ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हुआ है, सिवा नामक स्थान से। महानदी मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है जो दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें 858 किलोमीटर है, यानी मील में होती है 533 मील। इस नदी का जो उद्गम है ये छत्तीसगढ़ के सिवा पर्वत से होता है जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। माफ कीजिएगा, रायपुर यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ में, रायसेन आपका एमपी में आता है, रायपुर आता है। तो रायपुर जो है यहाँ के इसके निकट है सिवा पर्वत, यहाँ से होता है छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? और ये जो नदी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा 3 राज्यों से होकर बहती है। सबसे बड़ा जो बांध है हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। महानदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो शिवनाथ, जोंक, हसदेव, इसके अलावा मंड, इब, ओंग, तेल, ये सभी जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी जल धारण क्षमता के मामले में प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी के बाद दूसरे स्थान पर आती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में बहने वाली पूर्वी बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में से एक मानी जाती है। तो ये महानदी के बारे में कंप्लीट डिटेल है, उस वीडियो में भी सारी नदियां हमने कवर करवा दी है, देख लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन काउंट करवा रहा हूँ कितने क्वेश्चन उसी सेम वीडियो से आए। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब रहेगा गोदावरी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा यानी कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दक्षिण भारत की जो गंगा है वो एक अलग नदी जो है उसके लिए मान्यता है बेसिकली, वो मैं आपको इसके ही नेक्स्ट फैक्ट में बताऊंगा यहीं पर। क्लियर है? तो यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल और कवर करते हैं, उसके बाद में कवर करेंगे उसको। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और गोदावरी जो नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य में बहती है जो दक्कन प्रायद्वीप भारत के विस्तृत पठार के पार पूर्व की ओर बहती है। और गोदावरी नदी भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कावेरी जो नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो ये कावेरी नदी को जाना जाता है, स्पेशली याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आप क्लिक करिएगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी को आपको ध्यान में रखना है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसका जो बैसिन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के छोटे भागों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के राज्यों तक फैला हुआ है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये कौन से राज्य में बहती है और कहाँ पर जाकर मिलती है, सारी डिटेल आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है। और पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा कुछ महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियां हैं किसकी? ये गोदावरी की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन बना है उसी वीडियो से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब रहेगा गोदावरी नदी। ये भी क्वेश्चन आपका बना है, तो हमारा यहाँ से गोदावरी से जवाब रहेगा। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी की सहायक नदियों में पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पेनगंगा ये शामिल है। गोदावरी नदी पश्चिम घाट श्रेणी के में पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र से निकलती है जो अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके अधिकांश प्रवाह प्रायद्वीपीय भारत में आमतौर पर पूर्व की ओर बहती है। महाराष्ट्र को पार करने के बाद यह जो उत्तरी तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बना है गाइज, इसीलिए मैं बता रहा हूँ नदियों वाला वीडियो हमने दे दिया है, आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे हम, या फिर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजा हर्षवर्धन ने
अपने भाई रिक्तिस्तान की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली। तो राजा हर्षवर्धन ने जो गद्दी संभाली थी ये अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में संभाली थी। तो राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली। हर्ष ने 606 ईस्वी के आसपास 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ सिंहासन संभाला। 612 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में अपने राज्य का एकीकरण कर लिया। हर्षवर्धन अपने धार्मिक झुकाव, सक्षम प्रशासन और राजनयिक संबंधों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे और दूत भेजे जिन्होंने चीनी शासकों के विचारों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे के बारे में अपना ज्ञान विकसित किया। चीनी यात्री हेनसांग जो था इनके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के दौरान शासनकाल के दौरान आया था। हेनसांग ने हर्ष के शासन के तहत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का विशद वर्णन किया और राजा के बारे में व्याख्या की है। क्लियर है। इसके अलावा हर्ष की मृत्यु के में एक बार फिर भारत को बिना किसी केंद्रित सर्वोपरि शक्ति के छोड़ दिया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये 1857 का विद्रोह 1857 में ही शुरू हुआ था 10 मई को। तो हो सकता है डेट आपसे पूछी हो। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की सचेत शुरुआत थी। और 1857 के विद्रोह के विभिन्न नाम हैं, जैसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह आदि के नाम से इसको जाना जाता है। 1857 की क्रांति भी इसको कहा जाता है। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के रूप में बेसिकली हुई थी। और यहाँ जो ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बंगाल प्रेसिडेंसी में सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन के अंत को चिन्हित किया। इसके बाद गवर्नर जनरल के रूप में ज्ञात प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन किया गया। तत्कालिक कारक एनफील्ड राइफल का प्रयोग था। इसका जो तत्कालीन कारण था ये यही माना जाता है, कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसमें उसे काटना पड़ता है। और भारतीय सिपाहियों का मानना था कि कारतूस में या तो सुअर की चर्बी लगी होती है या फिर गाय की चर्बी से इसको बेसिकली बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? सही जवाब रहेगा गोदावरी नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी क्वेश्चन बना है, ये भी सीधा सीधा वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस। नदियों से अब ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, तो आप नदियों वाला टॉपिक जरूर से देख कर जाएगा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र में ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। और यहाँ जो है भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भीम ऐप के बारे में। भीम ऐप के बारे में क्या सही है? और फर्स्ट में आपको दे रखा था भीम, यानी इसका फुल फॉर्म दे रखा था भारत इंटरफेस फॉर मनी। दूसरा दे रखा था 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया। और तीसरा दे रखा था यूपीआई और भीम ऐप के संबंध के बारे में। यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर आधारित नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल भुगतान ऐप है। ये इस तरह से आपको दे रखी। तो चौथा ऑप्शन हमें नहीं मिला है कि क्या दे रखा था, उपरोक्त सभी दे रखा था या कुछ और दे रखा था। तो ये जो सभी पॉइंट है ये सही है। इसमें हो सकता है उन्होंने 2016 की जगह 2018 कर दिया हो, यहाँ भारत इंटरफेस की जगह इंटरचेंज कर दिया हो। तो हो सकता है कुछ गड़बड़ इन्होंने कर दी हो और इसमें से क्वेश्चंस ऑप्शन ये जो जिन्होंने जो ऑप्शंस दिए ये गलत हो चुके होंगे। तो इसका आंसर और कुछ भी हो सकता है। बाकी हमने सही सही डाले हैं सारे, ये एग्जैक्ट है जो कि सही है ना। हमें ऑप्शंस नहीं मिले थे बट उन्होंने बताया था कि एक फुल फॉर्म दिया था, एक स्थापना दी थी कब हुई था इसका लॉन्च, और दूसरा इससे रिलेटेड तीसरा दिया था। तो ये पूरी डिटेल है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए, यही क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है। भीम ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया था। भीम ऐप का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका संक्षिप्त नाम है। और यहाँ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर आधारित इंटरनेशनल यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित एक मोबाइल भुगतान ऐप है। इसका नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। इस एप्लीकेशन को तत्काल भुगतान सेवा IMPS के बुनियादी ढांचे पर बनाया गया है। यहाँ उपयोगकर्ता को किसी भी दो दलों के बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। और वर्तमान में ऐप में एकल लेन देन के लिए 10,000 रुपये की लेन देन की सीमा है और 20,000 रुपये की दैनिक सीमा है। यहाँ ऐप एक दिन में प्रति बैंक 20 लेन देन की सीमा को भी लागू करता है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा 321 धाराओं और 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया था। यहाँ ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था,
क्लियर है। और बाद में इसे दो भागों में अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935, बर्मा सरकार अधिनियम 1935 में विभाजित कर दिया गया था। भारत सरकार 1935 के 4 प्रमुख स्रोत है अर्थात साइमन कमीशन की रिपोर्ट, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में चर्चा से प्राप्त सामग्री का कार्य करती है। 1933 का श्वेत पत्र संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट है। इसके अलावा 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित होने पर लॉर्ड लिल यानी कि लिलित को भारत के वायसराय थे और 1935 के भारत सरकार अधिनियम की अधिकांश विशेषताएं भारतीय संविधान बनाने के लिए उधार ली गई हैं। तो ये सारी चीजें हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से ये भी नदियों वाला क्वेश्चन बेसिकली है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आज नदियों से बने, 4 से 5 क्वेश्चन आप देख कर जाइएगा। बंगाल की खाड़ी में कई नदियां हैं, कौन कौन सी? गंगा हुगली नदी, पद्मा, ब्रह्मपुत्र यमुना नदी, बराक सुरमा, मेघना, इरावती, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मानी, वैतरणी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी इन्हीं में से ऑप्शन मिला होगा कौन सी थी कौन सी नहीं थी। बंगाल की खाड़ी की अगर अपन बात करें तो हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है ये, और भारत द्वारा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, उत्तर में बांग्लादेश द्वारा और पूर्व में म्यांमार और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा ये बेसिकली बंगाल की खाड़ी घिरी हुई है। इसकी अधिकतम जो लंबाई है ये है 2090 किलोमीटर। इसके अलावा गाइस पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए, लेखक पुस्तक से ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। वाणिज्यिक बैंक से 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं, एक ही क्वेश्चन वाणिज्यिक बैंक से हमें मिला है, बाकी और 3-4 क्वेश्चंस जो मिले थे पूछे गए थे वो नहीं मिल पाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है? तो एक वाणिज्यिक बैंक वहां होता है जहां ज्यादातर लोग अपनी बैंकिंग करते हैं। वाणिज्यिक बैंक बंधक, ऑटो ऋण, व्यवसाय ऋण, व्यक्तिगत ऋण जैसे ऋण प्रदान करके और उसमें ब्याज अर्जित करके पैसा कमाते हैं। ग्राहक जमा इन ऋणों को बनाने के लिए बैंकों की पूंजी प्रदान करते हैं। बैंक सेवा शुल्क और शुल्क से पैसा कमाते हैं। ये शुल्क उत्पादों के आधार पर अलग अलग होते हैं, जिनमें खाता शुल्क, मासिक रखरखाव शुल्क, न्यूनतम बैलेंस शुल्क, ओवरड्राफ्ट शुल्क, अपर्याप्त धन जिसको एनएसएफ बोला जाता है, सुरक्षित जमा बॉक्स शुल्क और विलंब शुल्क ये शामिल होते हैं। कई ऋण उत्पादों में ब्याज शुल्क के अतिरिक्त शुल्क भी शामिल होते हैं। क्लियर है। इसके अलावा गाइस करंट अफेयर से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर हम नेशनल का जो है एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं आपको। अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर विजिट कर लीजिएगा। यहाँ से पूरा आपका नेशनल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इन वीडियोज़ को देख लिया, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज भी कवर करवा रखा है और स्पेशल फॉर्मेट वाला भी। अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आज भी देखने को मिले हैं, जैसा कि डेली मत रहे थे। इसके अलावा बंगाल का यार्ड किसे कहा जाता है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ऑप्शंस मिले थे जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी, ये ऑप्शंस आपको दिए गए थे। अब ये इस तरह से कोई क्वेश्चन था एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना किसने की थी या इंटरनेट कंपनी, इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिला है, इसलिए हमने स्टार लगा दिया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमने इसको कैंसिल कर दिया है कि इसमें कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन, कुछ लोग कह रहे हैं पूछा गया है, कुछ बता रहे हैं कि नहीं पूछा गया है। तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि अगर पूछा गया है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन इससे क्या था। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2021-22 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनाए, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें सेंड करने की कोशिश करें ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट और सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएँ। गाइस हमारा जो स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर है ये चल रहा है अभी, 17 अगस्त को लास्ट है ये ऑफर, इसके बाद में समाप्त हो जाएगा। तो आप जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, नहीं किया है तो अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 15 अगस्त को कूपन कोड यूज़ करेंगे, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है पुलिस आरक्षक के लिए, जो कि ओनली और 99 रुपीज़ में मिल रही है ना। लिमिटेड टाइम के लिए जल्दी कर सकते हैं क्योंकि जल्द ही ऑफर समाप्त हो जाएगा। ये सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर भी काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, इस पर भी काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर है। ये 2022 की बुक है, इस पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है, सभी पर स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। तो आप 17 अगस्त से पहले इनमें इनरोल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको ये ऑफर का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बात करेगा इस साइंस की, साइंस का पहला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल यह होता है, पीए बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? इस तरह से सही जोड़ी आपको दे रखी थी, सही जोड़ी का मिलान करना था, अमीबा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक कोशिकीय जीव के अन्य उदाहरण की बात करें, क्लामी डोमानस, इसके अलावा पैरामीसियस, इसके अलावा जीवाणु, नोस्टॉक और खमीर, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव है। बात करें बहुकोशिकीय जीव की तो पौधे, जानवर, कवक, शैवाल, ये बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में आते हैं।
इसके अलावा गाइस बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि शुद्ध जल ये होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके अलावा इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से प्राप्त नहीं होता है, तो फल जो होते हैं ये जानवरों से प्राप्त नहीं होते, बाकी दूध अंडा इस तरह से ऑप्शंस में थे, तो ये जानवरों से प्राप्त होते हैं, फल नहीं होता है। क्लोरोफिल निम्न में से किसमें पाया जाता है, युगलेना में पाया जाता है। एक क्वेश्चन बना क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता है, यानी अनुपस्थित रहता है, तो ये कवक में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किसमें स्टोर और सुरक्षित रहता है, तो ये ब्लड बैंक में रहता है। मृत समुद्री जीवों से कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है, तो पेट्रोलियम बनता है, जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। समुद्री जीव के अपवाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। कवक से क्वेश्चन बना है, जंतु जगत से क्वेश्चन बना है, पादप जगत से भी क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि तांबे की छड़ी लगी होती है और 2 तार लगे होते हैं, उस यंत्र को क्या बोलते हैं, तो उसको लाइटनिंग रॉड या लाइटनिंग कंडक्टर इसको बेसिकली बोला जाता है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली साइंस में पूछे गए हैं। बात करें मैथ्स की, SICI से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस बने, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन है, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन है, बोर्ड मास से भी 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं, औसत से क्वेश्चंस बने, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बने, अनुपात समानुपात से 1 से 2 क्वेश्चंस बने, क्षेत्रमिति से 1 से 2 क्वेश्चन है, विभाज्यता के नियम से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, LCM SCF से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं, समय कार्य से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, आयु से क्वेश्चन है और घातांक करने से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है, तो ये पूरा मैथ्स में सेम टॉपिक बेसिकली पूछे जा रहे हैं। क्लियर है, जो टॉपिक ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उन पर अच्छी खासी कमांड रखिएगा। रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं, दर्पण प्रतिबिंब से 4 से 5 क्वेश्चंस बने, अल्फाबेट सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं, रक्त संबंध से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बने, एनालॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दिशा निर्देशन से 1 से 2 क्वेश्चंस है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बैठक व्यवस्था से 2 से 3 क्वेश्चन है और रैंकिंग से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। तो ये पूरा रीजनिंग का हमने बता दिया आपको। क्लियर है, आपको अच्छे से आइडिया लग चुका होगा। और नेशनल का पूरा करंट अफेयर इस चैनल पर कवर करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, एक बार जरूर से विजिट आप कर लीजिएगा गाइज। तो यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा पूरा कि किस तरह से आपका पेपर आ रहा है ना। ये स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारा, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर 17 अगस्त लास्ट है, आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, लास्ट टाइम आपके लिए ऑफर ये है। तो पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीट 99 रुपीज़ मिल रही, लिमिटेड टाइम है, जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है गाइस, इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है गाइस, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे इस चैनल पर जो भी वीडियो आए सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उनको टाइम टू टाइम देख पाएं और आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। क्लियर है गाइस, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। क्लियर है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।